हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने बात कर ली है ओथ एफर्मेशंस एंड कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशंस ओथ एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन। किसी भी पर्सन को अगर एलिजिबल बनना है फॉर इलेक्शन एज वाइस, लड़ना है चुनाव वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, कुछ क्वालिफिकेशंस उसको फुलफिल करनी चाहिए। सबसे टफ, सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। यहां पर देखो, ये भी 35 साल वाली बात थी यहां पर, और कीवर्ड यही है कंप्लीटेड। 35 साल पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। यहां पर वो चीज़ नहीं चलती श्रेया, हम लोग जैसे बोलते हैं ना 34 के हो गए 35 में लग गए हैं, ठीक है, ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ रिश्तेदारी वाली बात नहीं आती, घर में जैसे बोला जाता है वो नहीं, पूरा प्रॉपर हो जाना चाहिए 35 ईयर्स ऑफ एज का। ही और शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द राज्यसभा। प्रेसिडेंट के केस में क्या है, लोकसभा। यहां पर राज्यसभा को लिखना कितना फीजिबल है, कितना सही है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं वैसे भी बनने के बाद, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि वहां के प्रेसाइडिंग ऑफिसर। उसके बाद उनको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, लोकल अथॉरिटी के अंडर, या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर। पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्ण, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ये वाली बात देख रहे हो कितनी सिंक कर रही है कि जो पहले प्रेसिडेंट थे वही दूसरे प्रेसिडेंट बने, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वही दूसरे वाइस प्रेसिडेंट बने। अब यहां पर इनके सामने कोई इनका कॉम्पिटिटर नहीं था, ये वाली बात याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी एग्जाम के अंदर, मैं यूपीएससी को नहीं मानता, और अब एग्जामों के बारे में ये कहना कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, मैं इस बकवास को नहीं मानता। हमें तो हर एंगल से प्रिपेयर होनी चाहिए। बुक अगर हमारे हाथ में है, हमें कवर टू कवर, पेज टू पेज, लाइन टू लाइन सब कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में। लिमिटेशन कहाँ लगानी है वो मैं बता दूंगा, लेकिन काफ़ी हद तक पता होना चाहिए। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन दोनों बार जब ये वीपी बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, उपराष्ट्रपति बने, इनके सामने इनको अपोज करने के लिए कोई भी नहीं था। और यहां पर एक वो नाम डाल सकते हैं, ठीक है, कितने परसेंटेज ऑफ वोट से जीते थे, वो जीते थे, अरे 100% वोट से जीते थे, कोई था ही नहीं सामने। ओके, और ये जो वेंकैया नायडू जी बने थे ना, ये गोपाल कृष्ण गांधी, ये गांधी जी के आई थिंक परपोते हैं ये। तो ये इनके सामने खड़े हुए थे, हार गए थे लेकिन। और अभी कौन है वीपी, मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, एक दो लेक्चर पहले, जगदीप जी है ना। उनके सामने कौन खड़ा हुआ था, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। ये वाली बात तो हो गई क्लियर, आगे चलते हैं। बट अ सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, गवर्नर ऑफ अ स्टेट या मिनिस्टर फॉर द यूनियन और एनी स्टेट, इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता, एंड हेंस दे आर क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट। फर्दर जो नॉमिनेशन होती है कैंडिडेट की फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यहां पर 20 लोगों के द्वारा ये चीज़ सपोर्ट हो, ये चीज़ पहली बात है आनी चाहिए कि हाँ इस पर्सन को हम लोग उम्मीदवार देख रहे हैं एस उपराष्ट्रपति, जिनको हम लोग कहते हैं प्रपोजर्स, वो प्रपोज करें। एंड दूसरे जो 20 लोग हैं जो इलेक्टर्स हैं, वो सेकेंडर्स बन के कि हाँ हम इस चीज़ को मंजूरी देते हैं, मतलब मंजूरी क्या, हामी भरते हैं। वी सपोर्ट द फर्स्ट 20 इलेक्टर्स जो कि प्रपोजर्स थे, उनके इस डिसीजन को कि एक फलाने फलाने पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनना चाहिए, उसको उसकी चुनावी प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रेसिडेंट के केस में कितना इलेक्टर्स और प्रपोजर्स थे, 50। और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना रखना था, 50,000, सॉरी 15,000, 15,000। यहाँ पर सेम 15,000, कहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 15,000 इन बोथ द केसेस। और अगेन यहाँ पर भी बोला गया है
प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 जिसकी अमेंडमेंट हुई 1997 में। ओथ और एफर्मेशन, क्या कस्में वादे खाने पड़ते हैं उपराष्ट्रपति को जब वो अपने ऑफिस के अंदर एंटर कर रहे हैं? तो बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, उपराष्ट्रपति हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और एफर्मेशन, और उसमें वो कसम खाते हैं कि वो संविधान के प्रोविजंस के कर्तव्यों का अच्छे से अपना पालन करेंगे। अंग्रेजी शब्द बोले जाते ना, अंतरकरण करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, और वो फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटीज़ को। जो ओथ होती है ऑफ द ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट, इसको कौन इनको शपथ दिलवाता है? सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट के केस में। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवा रहा था? सीजीआई। और सीजीआई एब्सेंट हो तो, और श्रेया सीनियर मोस्ट जज एब्सेंट हो तो कोई तो होगा सीनियर मोस्ट, ठीक है। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर ना हो तो कोई दूसरे पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर रखा हो अपने बिहाफ में, वो। अब एक कोई दूसरा पर्सन कौन हो सकता है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करके जाएंगे अपने बिहाफ में? अरे XYZ कोई भी हो सकता है, जैद आप भी हो सकते हो। कितना खुश हो रहा है जैद, मैं भी हो सकता हूँ। उसके बाद कंडीशंस ऑफ ऑफिस। कॉन्स्टिट्यूशन 2 कंडीशन ले डाउन करता है फॉर वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस। नंबर 1, वो मेंबर नहीं होने चाहिए किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा की साइड से क्या नहीं होने चाहिए? MP, या फिर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ना ही MLA होने चाहिए, ना ही MLC। अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो है वो इलेक्ट हो जाता है एज द टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उनको अपनी सीट जो है वो वेकेट करनी पड़ती है इन दैट हाउस ऑन द डेट जिस टाइम पर वो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर वो पहुंच जाते हैं। जैसे M वेंकैया नायडू जी किसकी सरकार में थे वो मंत्री? NDA सरकार में, अभी फर्स्ट टेन्योर के अंदर, है ना। फिर जब वो VP बनते हैं तो क्या होता है क्राइटेरिया? वेकेट करना पड़ा, अपनी वो छोड़नी पड़ी पार्टी की नहीं, ठीक है। उसके बाद ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहां डिफाइन करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में? कहीं पर भी नहीं। गवर्नर के केस में हम लोगों ने पढ़ लिया था, अपॉइंटमेंट तो देख लिया था। कंडीशंस जानते हैं, कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। ये तो ठीक है, हो गया। जस्ट अ मिनट। कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करता है कुछ कंडीशंस फॉर द गवर्नर्स ऑफिस। अब हम गवर्नर वाले उस पे चैप्टर पे आ गए। नंबर 1, गवर्नर, पहली बात मुझे बताओ कि कैसी अथॉरिटी होती है? इलेक्टेड के नॉमिनेटेड? नॉमिनेटेड। गवर्नर जो है, शी और ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ना ही MP, ना ही MLA या फिर MLC। अगर कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट होता है, अपॉइंट देखना, इलेक्ट नहीं, अपॉइंट एज गवर्नर, तो उनको अपनी सीट जो है उस हाउस के अंदर जिस डेट पर वो एंटर करते हैं वो छोड़नी पड़ती है। उसके बाद ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दे आर एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। और प्रेसिडेंट के केस में क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति भवन। यहाँ पर क्या बोलते हैं? हर एक स्टेट में क्या होता है? राजभवन। उसके बाद दे आर एंटाइटल्ड टू सच इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस जो कि पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन करा जाता है। जब सेम पर्सन को अपॉइंट करा जाता है एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, याद है हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था, ऐसा हो सकता है ना।
तो जो एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस होती हैं दे आर पेबल टू हिम, दे आर शेयर्ड बाय द स्टेट्स, जैसा प्रेसिडेंट डिटरमाइन करें। ध्यान से समझ जाना इस वाले पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इन तीनों का, स्टेट्स का एक ही गवर्नर है। तो मान लो ये बोला गया 30% इसकी जो सैलरी, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस वगैरह हैं वो पंजाब सरकार देगी, 30% हरियाणा सरकार, 40% हिमाचल प्रदेश। हो गया ना 100? हाँ ठीक है। और इसको डिटरमाइन कौन करेगा? ये क्राइटेरिया किसने डिसाइड कर रखा होगा? 30% पंजाब, 30% हरियाणा और 40% हिमाचल प्रदेश, प्रेसिडेंट। अब हिमाचल प्रदेश ये बोल सकता है कि हमारे ऊपर 40% क्यों लगा रखा है, हम क्यों दें? नहीं। एंड गवर्नर को जो भी इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस मिलते हैं वो डिमिनिश नहीं करे जा सकते ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जनरली कितना टेन्योर होता है इनका? ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता अब इसमें। ये प्रेसिडेंट जब तक चाहिए तब तक वो एंजॉय करते हैं उस पर, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड क्राइटेरिया ये चीज, ठीक है। कहते ना दे रिमेन इन ऑफिस एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना सर? 2018 में पार्लियामेंट ने, और जो आप ये 5 साल वाली बात कर रहे हो वो जर्नली होता है वो, ठीक है, ऑलवेज नहीं होता। बीच में क्या फिक्स है कि अगर 5 साल से पहले अगर हटा दी जाएगी तो वो कोर्ट चले जाएंगे या फिर कोर्ट इनको इंसाफ देगा क्या? है ना, क्योंकि इलेक्टेड बॉडी नहीं है, बात ही है, ठीक है। 2018 में चेंज हो जाते हैं, हटा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 2018 में पार्लियामेंट हैज इंक्रीज द सैलरी ऑफ द गवर्नर फ्रॉम 1.1 लाख टू 3.5 लाख पर मंथ, ठीक है। सेम एक्ट वही, फाइनेंस एक्ट, और इस एक्ट ने 1982 का एक गवर्नर का इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एक्ट था, उसको अमेंड कर दिया था। प्रेसिडेंट की तरह जो गवर्नर है दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। कैसे? अपने ऑफिशियल एक्ट अगर इन्होंने कुछ कर रखे, यानी कि गवर्नर की पोस्ट पे बैठ के किसी एक बिल को साइन करके एक्ट बना दिया या कुछ भी, जब वो गवर्नर की पोस्ट पर बैठ के जो भी इनको पावर्स एंड फंक्शंस जो भी मिले हैं, ये लीगली इम्यून है उससे, ठीक है, लीगल एबिलिटी नहीं होगी, उससे इम्यून है। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस दे आर इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। उनको अरेस्ट नहीं करा जा सकता, इम्प्रिजन नहीं करा जा सकता, लेकिन हमने तो प्रेसिडेंट को उसके कमरे में भी नहीं छोड़ा था, श्रेया, है ना, 2 मंथ का एडवांस नोटिस देकर इसके साथ भी, ठीक है। सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम और हर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, अगर पर्सनल एक्ट्स इन्होंने कुछ कर रखे हैं तो, ठीक है। ना ही राष्ट्रपति छुप सकते हैं, ना ही राज्यपाल छुप सकते हैं। कमरा चाहे ये हो राष्ट्रपति भवन का या फिर ऐसे कोई कमरा राजभवन का हो, ठीक है। जैद अगर ये इस बेड के नीचे छुपे हो तो उनको निकाला जा सकता है क्या? 2 मंथ का एडवांस नोटिस देने के बाद भी अगर ये ना आए तो, ठीक है। कैसे? घसीट कर, है ना। अगर प्रेसिडेंट जो है, श्रेया, मान लो कोई प्रेसिडेंट है, ठीक है, बिफोर एंट्रिंग अपॉन हिज ऑफिस गवर्नर हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और एफर्मेशन। अपनी ओथ और एफर्मेशन में गवर्नर क्या कहते हैं? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। अच्छा, एक बात याद रखना, टॉपिक वैसे कंडीशन था ना यहाँ पर, इनको पहले यहाँ पर ओथ और एफर्मेशन लिखना चाहिए था। तो गवर्नर भी भले एक नॉमिनेटेड अथॉरिटी हैं, लेकिन आपको एग्जाम में तंग करने के लिए स्टेटमेंट डाल सकती हो, पता चला बैठ के सोचने को कंफ्यूज हो जाओ, क्या गवर्नर ओथ और एफर्मेशन से होकर गुजरते हैं क्या इस प्रक्रिया से? जी हाँ, बिल्कुल गुजरते हैं, क्योंकि ये डाउट आना लाजमी है ना जैद? हो सकता है ना इसमें हमारे दिमाग के अंदर ये आ जाए कि यार गवर्नर तो एक नॉमिनेटेड अथॉरिटी है, कौन सा इलेक्शन से आते हैं, इनके ओथ और एफर्मेशन होते होंगे कि नहीं होते होंगे। फिर पता है श्रेया, दिमाग और नेक्स्ट लेवल पे जाके कंफ्यूज होता है कि सरकारें आती हैं वो तो गवर्नर को शफलिंग करती रहती है फटाफट, इधर से उधर, उधर से उधर, क्या ही ओथ और एफर्मेशन वो लेते होंगे,
मेरा दिमाग सोच रहे बहुत सारे लॉजिक बनाने लग जाता है अपने। और मैं हमेशा हर एक स्टूडेंट से ये कहता हूँ, देखो पॉलिटी और इकोनॉमी के अंदर अपने कंसेप्ट ठोस तैयार करके चलो। वहाँ जो आप सोच रहे हो ना जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि मुझे ऐसा लगता है, वो लगने से नहीं होता कभी भी पॉलिटी इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्योंकि जहां पर हमें लगता है ना जो श्रेया, वहीं पर ट्रैप होता है। अब उसके अंदर फिर वो जुए वाली बात हो जाती है, ठीक हो गया तो हो गया, तो आप प्राउड फील करोगे देखा मेरी नॉलेज, और गलत हो गए तो अरे यार। तो टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। जैद इसमें कितनी सच्चाई है, ये कितने सच हैं? सच ही हैं। ठीक है, चलो जैद बोल रहा है तो मन तो नहीं था मानने का, जैद ने बोला तो मान लेते हैं, चलो ठीक है। जो ओथ ऑफ ऑफिस होती है टू द गवर्नर, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। तो ये बता रहा हूं मैं कि जो ओथ होता है गवर्नर को, वो कौन एडमिनिस्टर करवाता है? इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट के केस में कौन दिलवाता है ओथ? चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट के केस में उनको कौन दिलवाता है ओथ? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है। एंड इन हिज एब्सेंस जो सीनियर मोस्ट जज होगा उस कोर्ट का, जो अवेलेबल हो गया वो, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई और होगा। एक ही पर्सन अगर रह गया तो वही होगा। अरे वर्स्ट केस पे जाया करो अपनी इमेजिनेशन में, पता है, चीर फाड़ डालो पूरे की पूरी व्यवस्था को, सोच के देखो जरा। ठीक है। एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑल्सो अंडरटेक सिमिलर ओथ और एफर्मेशन। वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी ऐसा ही था, है ना, प्रेसिडेंट के केस में भी ऐसा ही था। अच्छा, यहां पर तो ये हो गया कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट। प्रेसिडेंट के केस में अगर सीजीआई अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वाइस प्रेसिडेंट के केस में अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो अपॉइंट करें। इसकी स्टिकी नोट बनाकर शॉर्ट में ना टेबुलर फॉर्मेट बना लेना तीन चीजों की श्रेया। ठीक है, जैसे दो दो पॉइंट हो जाएंगे ना सबके, जैसे प्रेसिडेंट के केस में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये नहीं है तो ये, वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये नहीं है तो ये, गवर्नर के केस में ये नहीं है तो ये, बस इतना ही बड़ा स्टिकी नोट होगा आपका। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।